वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है संविधान संशोधन, जो आपके एग्जाम से ठीक पहले मैंने लिया है, क्योंकि ये टॉपिक आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो अभी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ में आरओ एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोर्स अवेलेबल है और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप आसानी से अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आरओ एग्जाम के लिए जो समय मिला है, इस समय में आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करके हिंदी और जीएस कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं प्री प्लस मेंस की। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल दोनों करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं ना, उस पर आप ज्ञान सर जरूर लगाइएगा कूपन कोड, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सर कूपन कोड है। और अभी भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं आरओ एग्जाम के लिए तो आपको समय देना होगा अपनी प्रैक्टिस पे। तो कंटेंट आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में। इन क्लासेस के साथ साथ आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है जो डेली कराई जाती हैं, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो 56th अमेंडमेंट तक कंप्लीट हो चुके थे। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। आज उससे आगे जो भी अमेंडमेंट है वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1987 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, इनको विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण दिया गया। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं उनको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर नहीं है। ठीक है, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें क्या हुआ 1987 में, तो हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। 59th अमेंडमेंट होता है 1988 में। तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया और आप देखते हैं पंजाब में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा और आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। फिर 60वां संशोधन अधिनियम आता है 1988 में। व्यवसाय वृत्ति रोजगारों पर करों की सीमा 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष किया गया। यहाँ पर जो 57th वाला है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 58 भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं 61st, यहाँ पर भी स्टार लगाइए। ठीक है, तो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1989 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा जो चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 1989 में और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पर स्टार लगा रही हूँ, जो हाईलाइट है उनको हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में हुआ और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण था ये फिर से 10 साल बढ़ता है और जॉन भारती थी, फिलहाल ये खत्म कर दिया गया है। 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं पंजाब के संबंध में किए गए परिवर्तन निरस्त किए गए और पंजाब में जो आपातकाल था उससे रिलेटेड था। 64th अमेंडमेंट 1990 में, तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 65th अमेंडमेंट आप देखिए 1990 में होता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकार के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। फिर 66th अमेंडमेंट होता है, तो 9वीं सूची में 55 भू सुधार अधिनियम शामिल किए गए। 67th होता है, पंजाब में फिर से राष्ट्रपति शासन आप देख रहे हैं और ये 68 भी इसी से रिलेटेड है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1991 का। तो केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है। 70वां जो संशोधन अधिनियम आया 1992 का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में
निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है इनको भी शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं। तो जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते इसमें। जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो चाहे संसद के हों या फिर विधानमंडल के हों, वो भी भाग नहीं लेते। इसके अलावा एक संशोधन हुआ जो कि ये 70वां संशोधन अधिनियम है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जिसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया वो, और इसके साथ में जो पुदुचेरी है, तो यहाँ की जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अगला 71वां संशोधन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो क्या होता है, अभी हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा था 21वां संशोधन अधिनियम, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, इसको जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 3 भाषाएं अब आगे जोड़ी गई, तो अब कितनी 18 हो गई, 15 थी, 15वीं भाषा कौन थी, सिंधी थी। सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई, और अब अनुसूचित भाषाओं की जो इस अनुसूची में भाषाएं हैं वो कितनी हो गई, 18 हो गई। तो 3 अमेंडमेंट हुए हैं 8वीं अनुसूची में, दूसरा अमेंडमेंट अभी आप पढ़ रहे हैं, तीसरा भी आगे पढ़ेंगे। तो एक याद हो गया सिंधी भाषा, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषा, 18 हो गई है। 72वां संशोधन अधिनियम आता है, त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होता है। 73वां संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 73rd मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस स्लाइड में आप जितने भी देख रहे हैं अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। 73वां संशोधन अधिनियम, इसमें क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई, और इस उद्देश्य के लिए संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा, भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो ठीक है, 29 कार्यात्मक मदें थी और भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायत नाम दिया गया, ठीक है। अब जब 73वां संशोधन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ में आप 74वां संशोधन भी याद करेंगे। तो ये भी 1992 में हुआ। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई, और इस संशोधन के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया, तो 9A, पार्ट 9A जोड़ा गया, 9 का, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया, और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, अब 2 अनुसूची और जोड़ी गई। 10वीं हमने दल बदल वाली पढ़ी, देखिए रिलेट करिए, पिछला याद करिए तो आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला संशोधन हुआ। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, दल बदल वाली। उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ, 74वां, 73वां और फिर 74वां, तो पंचायत जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो 11वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई, फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं जोड़ी गई। अनुसूची सारी तैयार हो गई ना। ऐसे ही आपको याद रखें, पंचायत के पास कितने विषय हैं, 29 विषय हैं जिन पे वो कार्य कर सकते हैं, और इनके पास जो नगर निकाय, इनके पास 18 विषय हैं जिन पर ये कार्य करेंगे, ठीक है, कार्यात्मक मदें हैं इनकी। इस तरीके से आप जब रिलेट करेंगे तो अनुसूची तैयार हो जाएगी। पार्ट में आपने पार्ट 9 पढ़ा, 9A पढ़ा, जो फिर 9B पढ़ेंगे जो सहकारी समितियों से रिलेटेड है। इस तरह आपके पार्ट भी तैयार हो जाएंगे। फिर 75वां संशोधन अधिनियम आता है 1994 का, किराया न्यायालय की स्थापना की गई, जो किराया विवादों का सुलझाना होता था, इसमें सुलझाया गया, और वह न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक और किराएदार के हित के संबंध में जो नियम कानून है वो बनाएंगे, ठीक है। फिर 76वां संशोधन अधिनियम तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम था, इसको आप देख लेंगे। 77वां है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वो चीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैं करा रही हूँ, प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर आप देखते हैं, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, इनके जो प्रोन्नति है, इनका जो प्रमोशन है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। नेक्स्ट है 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों और 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। तो अब इसमें जो अधिनियम है बढ़ के 282 हो गए, और जो अंतिम प्रविष्टि संख्या है इसमें, ये भी याद रखिए, 284 है। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर से आरक्षण जो इनको था OBC, SC और जो आंध्र भारतीय थी, इन सभी का 10 साल के लिए बढ़ाया, 2010 तक बढ़ गया। अब 80वां संविधान संशोधन होता है 2000 में। तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था,
माफ कीजिए व्यवस्था, और यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। सिफारिश में कहा गया था कि केंद्रीय कर और शुल्कों से प्राप्त कुल आय 29% राज्यों के बीच बांटना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, ठीक है। तो राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भी भरी ना जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों की अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाए। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में ना मिलाया जाए जिस वर्ष वे भरी जाएं और उन्हें वर्ष की कुल रिक्तियों की 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित ना माना जाए। नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में संशोधन में बैकलॉग रिक्तियों के मामले में क्या कहा गया कि 25% तक की आरक्षण सीमा को जो समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये जो लास्ट का हाईलाइटेड पॉइंट है। फिर 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में हुआ। यहाँ पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में जो चीज़ें हैं वो देखिए। आरक्षण से संबंधित है 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है उनसे संबंधित 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 2001 का लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए मतलब 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई और ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी और यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण जो है वो 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। तो 84 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अगला है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में और सरकारी नौकरियों में जो प्रोन्नति का मामला था इसके बारे में इसके लिए पारिमाणिक जो वरिष्ठता है इसको जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई। अगला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार लगाइए कम है क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बने हैं। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया जो कि नया एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A 21 का और इसमें घोषणा की गई। ये देखिएगा 6 से 14 वर्ष, ये पूछा जा सकता है कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है वो आर्टिकल 21A के तहत की गई और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 के तहत जो कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया। और क्या हुआ देखिए ये सबसे पहले किसमें था, आर्टिकल 45 में था जो कि नीति निर्देशक तत्व थे। जब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया तो कुछ चेंजेस इस आर्टिकल में किए गए आर्टिकल 45 में। तो निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी की जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये इसमें हो गया। फिर आर्टिकल 51A है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। पहले संख्या में 10 थे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में जोड़े गए जो कि अभी हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा हुआ है। अब आगे बात करते हैं इसमें जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो जुड़ेगी वो कौन सी है, तो यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। तो शिक्षा से रिलेटेड आपने देखे 3 आर्टिकल हैं। कौन कौन से शिक्षा से अगर आप बात की जाएगी तो एक तरह का मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल कर्तव्य भी है और निर्देशक तत्व में भी आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक की जो फंडामेंटल राइट बनाया गया तो यहाँ पर जब विषय वस्तु चेंज की गई नीति निर्देशक तत्व में तो ये जो बालक हैं, छोटे बालक हैं 6 वर्ष से कम है, उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सभी बालकों को 14 वर्ष तक की जो आयु पूरा करते हैं तो अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, वो मौलिक अधिकार के तहत भी, नीति निर्देशक तत्व के तहत भी और 51A के तहत भी। तो 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। अब ये जो 1991 की जनगणना थी उसको हटाया गया जो कि 84वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। फिर 88th अमेंडमेंट है 2003 का, सेवा कर से संबंधित था। इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं भूलना है। क्यों, तो देखिए 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके जरिए से जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इनको क्या करते हैं 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो इन आयोगों की स्थापना होती है। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89th अमेंडमेंट 2003 अब याद रहेगा।
अगला ये जो 90वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आप देखेंगे बोडोलैंड से रिलेटेड। 91वां जो संविधान संशोधन है 2003 का, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना था। तो कितना किया गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है, राज्यों में जब बात की जाए। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान इंपॉर्टेंट है जो देखिए, जैसे 10वीं अनुसूची में वर्णित है, ये दल बदल से रिलेटेड है ना। तो यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता और इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची में हमने 2 अमेंडमेंट पढ़े, 21वां, फिर अगला हमने जो पढ़ा हुआ था जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। तो तीसरा अमेंडमेंट और पढ़ना, 3 मैंने बताए थे हुए थे। एक 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 का। इसमें क्या हुआ? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है अब इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 18 हो गई थी, 18 के बाद अब 22 हो जाएंगी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS, ठीक है, या बॉर्ड वॉश करके याद कर सकते हैं। तो अनुसूची जो भाषाएं हैं इनकी संख्या कितनी? 22 हो गई। और इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं। तो 21वां संशोधन हुआ था पहला, फिर हुआ 71वां, 21, 71 और 92, 3 अमेंडमेंट हुए थे। तीनों अमेंडमेंट के जरिए से क्या होता है? भाषाएं जोड़ी गई। देखिए नीचे दिया भी हुआ है, 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वां संशोधन, 1992 में 71वां, और यही जो 1992 लास्ट का 92 याद कर लीजिए, फिर 92वां संशोधन, ऊपर 4 भाषाएं। तो कोंकणी, मणिपुरी जिसे मैतेई बोलते थे, और नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है। याद करने का आप कोई भी टिक बना सकते हैं। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2005 का। तो यहाँ पर राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई और इन शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल हैं। तो 93rd अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है किसको नहीं पढ़ना, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। 94th आपको पढ़ना है, 95th भी आपको पढ़ना है जो आरक्षण बढ़ाएगा। 96th आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, चौथा अमेंडमेंट। 3 तो उसमें भाषाएं जोड़ी गई, चौथा क्या है? भाषा में नाम का बदलाव हुआ, जो उड़िया भाषा थी इसका नाम उड़िया कर दिया गया, बस इतना इसमें अमेंडमेंट हुआ था 96 2011। तो जो भाषा का उच्चारण है जो उड़िया था उसको उड़िया किया गया, बस इतना याद रखना है। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 का। तो इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो पार्ट 9 पढ़ा हमने, जोड़ा गया पंचायत, पार्ट 9A नगर पालिका, पार्ट 9 का B संविधान में जोड़ा गया जो कि सहकारी समिति से रिलेटेड था। क्लियर? सहकारी समिति से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 32 राज्य सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत राज्य का ये विषय है और बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर 98th अमेंडमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं, पूछे जाने की संभावना कम है इसलिए जो चीज रीड करनी वो मैं आपको बोल दे रही हूँ, वो आप रीड करेंगे। 99 जो अमेंडमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक करके रद्द कर दिया था और पूर्व में जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी वो आज भी चल रही है। अब यहाँ से लेकर के लेटेस्ट जितने अमेंडमेंट हुए हैं सारे आपको एक एक पता होने चाहिए, एक भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2015 का, तो भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को जो हस्तांतरण किया गया, ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ये इसमें दिया गया है। तो इसके तहत क्या हुआ? तो 4 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के कुछ भूभाग से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को इसमें संशोधन कर दिया गया। कुछ भाग दिए गए और कुछ भाग अपने आप को मतलब हस्तांतरित किए गए। तो 101वां संशोधन अधिनियम ये GST से रिलेटेड है, ठीक है, वस्तु और सेवा कर से। आप इतना याद रखेंगे बस तैयार रहेगा, GST से रिलेटेड। अब देखिए GST से प्रश्न बनते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें दी जाएंगी और ये चीज़ आप यहाँ से रीड करके जा सकते हैं। इन फैक्ट से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 102 संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक तरह से अब क्या हो गया, संवैधानिक आयोग हो गया। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है। 103rd अमेंडमेंट होता है 2019 में, तो नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया। तो 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, वो इसी में आता है, ठीक है। तो 103rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके जरिए से क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन थे इनकी सीट का आरक्षण था ना, तो जो बढ़ाया गया था वो इसको यहीं से समाप्त किया गया। तो जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, उनका क्या हुआ, यहाँ से समाप्ति कर दी गई, ठीक है, जो आर्टिकल 331 के तहत था। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसके तहत देखिए ये 105वां जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। याद करने वाला फैक्ट ये है कि संशोधन ने संविधान के आर्टिकल 338B, 342A और 366 में संशोधन किया। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो ये लास्ट अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। ये संविधान संशोधन 106 है, 2023 में हुआ। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो महिला आरक्षण से रिलेटेड है ये, और इस संशोधन का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। हालांकि विधायकों की संख्या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ताकत के बीच ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या इस बात का उचित अंदाजा देती है कि ये संस्थाएं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं उसका कितना प्रतिनिधित्व करती हैं, इसमें दिया गया है। और इसका नाम क्या रखा है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो 128वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था और 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, और यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको जानते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा, और यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। जितने भी संशोधन हैं इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, पिछला वीडियो भी और ये दोनों कंप्लीट कीजिए। और जिन्हें भी ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।